Vachapari, this is Vibhuti Khare, your chemistry educator. Welcome back to our channel, Class 10 by Adda 24/7. और आज के इस लेक्चर में आप सोच रहे होंगे कि मैम आपके पीछे ये बोर्ड एग्जाम का पेपर जैसा क्या दिख रहा है। बेटा ये बोर्ड एग्जाम का पेपर जैसा नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर ही है। ये है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 10th साइंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम इस क्वेश्चन पेपर का हम क्या करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन पेपर का क्या किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है ना। तो आज के सेशन में अपन ये पेपर ही सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि अभी अभी दिवाली गई है और तुम लोग अभी भी दिवाली फेस्टिवल मोड में ही हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने इस पूरे वीक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। लेकिन बेटा जैसे ही ये मंथ खत्म होगा ना, नेक्स्ट मंथ से आपके प्री बोर्ड्स शुरू हो जाएंगे, और पता है ना प्री बोर्ड्स में पूरा सिलेबस आता है। तो अब ज़रूरत है फेस्टिवल मोड से बाहर निकलने की और दोबारा से अपने पढ़ाई वाले मोड में आने की। और इसकी शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं इस लेक्चर से, और इसीलिए आज अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि अभी तुम्हारा एकदम से ज़्यादा पढ़ाई करने में मन तो नहीं ही लगेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर का आज हम सिर्फ केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो सर आपको बाद में सॉल्व करवा देंगे। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, और शुरुआत कर ही देते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है, कहाँ से होगी स्टार्टिंग? सेक्शन ए से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही केमिस्ट्री का है। आ जाओ देखते हैं सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अ स्टूडेंट हैज डिप्ड सम आयरन नेल्स इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है जिसमें कि बच्चे ने क्या करा है, लोहे की कीलें डाल दी हैं। आफ्टर अबाउट 25 minutes ही वुड ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन हैज चेंज्ड फ्रॉम। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल्स डाल दी हैं, तो आफ्टर 25 minutes कलर में क्या चेंज देखने को मिलेगा आपको, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जो जवाब है वो मेजॉरिटी बच्चों को पता ही होगा। देखो होता क्या है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें हम लोहे की कीलें डाल रहे हैं, मतलब कि हम लोहा डाल रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो सब बच्चे ध्यान से, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें हम आयरन नेल्स डाल रहे हैं, मतलब कि लोहा डाल रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है कि नहीं, वही वाली, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जिंक आयरन के पब हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, आयरन कॉपर के ऊपर आता है, मतलब कि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो जैसे ही आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर को देखेगा, उसका हो जाएगा दिमाग खराब। जैसे ही लोहा देखेगा कि अरे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कौन है, कॉपर है, तो वो सोचेगा कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये मुझसे नीचे आता है, इसकी क्या मजाल कि मेरे सामने कंपाउंड बना के बैठा हुआ है। और ये आयरन जाएगा बेटा और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही मुक्के मार के वहां से भगा देगा, और खुद वहां पर जाकर के बैठ जाएगा। मतलब कि सल्फेट आयन के साथ ये क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा, और उस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे बेटा, फेरस सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को ही डिस्प्लेस कर दिया गया है। किसने किया है, आयरन ने किया है, और बदले में उसने खुद क्या किया है, कंपाउंड बना लिया है सल्फेट आयन के साथ, जिसे अपन बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, तो यहां पर आपको फेरस सल्फेट सोल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, जो कॉपर बेघर हुआ है बेटा, वो भी आपको यहीं पर पड़ा हुआ मिलेगा, है ना। ये मत समझना कि कॉपर को बेघर कर दिया तो वो उचक करके टेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाएगा, नहीं, वो टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा। जो आपने लोहे की कीलें डाली हुई है ना, उन्हीं लोहे की कीलों के ऊपर जाकर के कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। वो बोलेगा कि भैया सोल्यूशन से तो मुझे बेघर कर ही दिया, कम से कम मुझे टेस्ट ट्यूब में तो रहने दो, मैं कुछ नहीं, मैं लोहे की कीलों के ऊपर ही जाकर के डिपॉजिट हो जाऊंगा। तो वो ब्राउन डिपोजिशन जो है आपको कॉपर की देखने को मिलेगी आयरन नेल्स के ऊपर। लेकिन सोल्यूशन का जो कलर है बेटा वो चेंज होगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर होता है बिल्लू, मतलब ब्लू। ठीक है, सबको पता है ना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू। और अब क्योंकि क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन बन रहा है, तो इसका आपको कलर देखने को मिलेगा जो कि होगा ग्रीन। ठीक है, तो जैसे जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस होता जाएगा, वैसे वैसे सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो हल्का पड़ने लग जाएगा, फेड होने लग जाएगा, एक टाइम पर कलर डिसअपियर ही हो जाएगा, और एक नया कलर फिर आपको देखने को
मिलेगा सोल्यूशन का, जो कि होगा ग्रीन, क्योंकि अब क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर होगा वो पहले हल्का पड़ेगा, फिर गायब हो जाएगा, और इसके बाद में नया कलर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ग्रीन, फेरस सल्फेट का। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन कौन सा अपन यहां पर बेटा मार्क करेंगे, ब्लू टू कलरलेस ना, ब्लू टू पेल ग्रीन, ऑप्शन सी पेल ग्रीन टू ब्लू, ऑप्शन डी पेल ग्रीन टू कलरलेस। सबसे सही कौन सा है, ऑप्शन बी। क्या तुम लोगों ने भी ऑप्शन बी ही मार्क करा है? अगर तुम लोगों ने ऑप्शन बी मार्क करा है तो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, ब्लू से पेल ग्रीन कलर जो है ना हो जाएगा सोल्यूशन का। चलो अब बात करते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। सबको समझ में आ गया ना? हाँ, अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन तो फिजिक्स का दिख रहा है, मैं नहीं करवाऊंगी, सर करवा देंगे। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, मतलब 4 मेटल्स दिए हुए हैं आपको। इनमें से आपको एक ऐसा मेटल चूज करना है जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। इन चारों में से बेटा, ये तुम्हें दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है। इन चारों में से तुम्हें एक ऐसा मेटल सिलेक्ट करना है जो ना ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट करेगा ना गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करेगा। कैल्शियम, कैल्शियम होगा क्या? नहीं, कैल्शियम तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है विगरसली, मतलब इतनी विगरस रिएक्शन नहीं होती है उसकी कि वो आग ही पकड़ ले, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, वो नहीं। बट हाँ, ठंडे पानी के साथ भी कैल्शियम क्या करता है बेटा, विगरसली रिएक्ट तो करता है। आयरन, ना 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 ना, आयरन तो बोलेगा ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, मुझे चाहिए है स्टीम। तो ये हो सकता है अपने सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, है ना? लेकिन हम क्या हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। नहीं, कभी कभी तुम लोग डोंकी बन जाते हो, पर अभी क्योंकि सेशन शुरू ही हुआ है तो मैं तुम्हें डोंकी नहीं बोलूंगी। हम समझदार बच्चे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं, मैडम की बात मानते हैं, सुनते हैं, उनका कहना मानते हैं, है ना? तो मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ कि जब भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, बेटा सारे ऑप्शंस को ना कृपा करके एक बार रीड जरूर कर लिया करो। ये नहीं कि तुम्हें ऑप्शन ए और बी में लग रहा है कि हाँ सही है तो बस उसको मार्क करके आगे बढ़ गए, सी और डी ऑप्शन देखे ही नहीं। ये गलती नहीं करनी है हमें, ठीक है? तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एक बार सारे ऑप्शंस देख लो ना, पढ़ लो, क्या जाता है तुम्हारा। चलो, तो आयरन, हाँ आयरन हो सकता है इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन सी में क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोलता है कि नहीं, मुझे ठंडा पानी तो नहीं चाहिए है, मैं गर्म पानी के साथ में रिएक्ट कर लूंगा। एक्चुअली मैग्नीशियम के ना कम नखरे नहीं होते हैं, वो बोलता है कि मुझे ठंडा पानी मत दो, मुझे सर्दी हो जाती है, मैं तो गर्म पानी के साथ ही रिएक्ट करूंगा। तो ये तो हॉट वाटर के साथ में कर लेता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में सोडियम दे दिया, बताओ, ये तो भाई आग ही पकड़ता है, ऐसी रिएक्शन शो करता है ठंडे पानी के साथ भी। ठीक है, तो ए बी सी डी में से मुझे तो ऑप्शन बी ही सही लग रहा है, तो मैं तो ऑप्शन बी को ही मार्क करूंगी। तुम लोग बता दो तुम लोगों ने क्या मार्क करा है, ऑप्शन बी ही करना है, ठीक है? चलो अगले सवाल पर आते हैं। सिलेक्ट आयनिक कंपाउंड्स। 4 आयनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं तुम्हें, नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बोल दिया। 4 कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से तुम्हें आयनिक कंपाउंड्स कौन से हैं वो बताना है, ठीक है? पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, CCl4, इसका नाम होता है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है HCl, चौथा है NaCl। तो बताओ जरा, क्या लगता है तुम लोगों को इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? भाई मेरे हिसाब से तो मैं जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसको तो मैं नहीं बोलूंगी आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि मैंने कार्बन वाला चैप्टर पढ़ लिया है और मुझे पता है कि कार्बन एक ऐसा एटम है जो जीवन में कभी भी आयंस बना ही नहीं सकता, ना पॉजिटिव आयन ना नेगेटिव आयन। मतलब कार्बन एक ऐसा एटम है जो ना ही कैटायन बना सकता है ना ही वो एनायन बना सकता है। बेटा कार्बन के तो बस में ही नहीं होता आयंस का फॉर्मेशन, तो अगर वो आयंस बना ही नहीं रहा है तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं है आयनिक कंपाउंड।
इनफैक्ट यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन का जो एक एटम है ना, वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर रहा है 4 क्लोरीन एटम्स के साथ। देखो मैं तुम्हें बताती हूं, ये रहा क्लोरीन का एटम, क्लोरीन नहीं, क्या बोल रही हूं मैं, ये रहा कार्बन, ठीक है, ये हो गए उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहे हैं ना तुमको, कार्बन एटम हो गया और उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये चारों को म्यूचुअली शेयर करेगा 4 क्लोरीन एटम्स के साथ, ऐसे कार्बन का एक एटम अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर रहा है 4 क्लोरीन एटम्स के साथ, और इसीलिए यहां पर क्या बन गया है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड तो नहीं है बेटा। सेकंड वाला है क्या, पोटेशियम क्लोराइड, हाँ ये है भाई, अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना कि आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है, कैटायन और एनायन के बीच में। कैटायन कौन बनाते हैं, मेटल एटम, एनायन कौन बनाते हैं, नॉन मेटल एटम। कहने का मतलब यह है बेटा कि आयनिक कंपाउंड हमेशा बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो यहां पर मेटल है, हाँ है, कौन, पोटेशियम। क्या यहां पर नॉन मेटल है, हाँ है, कौन, क्लोरीन। तो पोटेशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो कैटायन एनायन बनाएंगे और इनके बीच में बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। तो ये तो है, इनके बीच में नहीं, मतलब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। एक्चुअली पोटेशियम एटम क्या करेगा, अपना जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, एटम से बाहर निकाल देगा। देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। तो आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इसके केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसको एटम से बाहर निकाल देगा और क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयन बन जाएगा। क्लोरीन एटम क्या करेगा बेटा, उसको तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो वो क्लोरीन एटम ने, हाँ पोटेशियम एटम ने जो अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाल करके फेंका है, पोटेशियम ने जो अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाल करके फेंका है ना, उसी इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन का एटम क्या करेगा बेटा, गेन कर लेगा। ये बोलेगा भाई साहब आपने तो निकाल दिया, हम ले लें क्या। तो पोटेशियम बोलता है कि हाँ मेरे लिए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, मुझे स्टेबल नहीं होने दे रहा था, मुझे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल पा रहा था उस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए मैंने उसको एटम से बाहर निकाल दिया। तुम्हें जरूरत है तो तुम ले लो। तो क्लोरीन एटम ले लेगा और क्या बन जाएगा बेटा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो इनके बीच में बेटा क्या होगा, एक रिश्ता बन जाएगा। भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, तो बॉन्ड बन गया ना, आयनिक बॉन्ड बन गया और क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये तो है, ये तो है, जहां मेटल नॉन मेटल दिखे आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, HCl। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल क्या ही कर लेंगे बेटा। यहां पर नॉन मेटल ने क्या करा था, कार्बन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करी थी। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग ही होने वाली है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इसका मतलब क्या, अरे आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा भाई, ये भी नहीं है। नेक्स्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, वही है, सोडियम एटम क्या करेगा, इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देगा, क्लोरीन का एटम उसी को गेन कर लेगा, बन जाएगा सोडियम आयन, बन जाएगा क्लोराइड आयन, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड। तो ये भी है आयनिक कंपाउंड। तो बी और डी है, बी और डी है, तो मैं तो जाऊंगी ऑप्शन डी के साथ। तुम्हारा ऑप्शन यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बी और डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आना चाहिए, यही आना चाहिए। आगे बढ़े, चलो। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नहीं, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल आर, मैं बताती हूं। जब सोडियम की बेटा रिएक्शन होती है इथेनॉल के साथ, इथेनॉल का फॉर्मूला देख लो, C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, सोडियम के साथ। तो पता है सोडियम क्या करेगा, सोडियम बोलेगा कि इथेनॉल का ये जो अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप,
इसका जो हाइड्रोजन है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा सोडियम बोल रहा है। सोडियम बोलता है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल का ये जो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप का ये जो हाइड्रोजन है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसको जाकर के डिस्प्लेस कर दूंगा। और लिटरली बेटा यही होता है, ये जा करके इसको मुक्का मार के भगा देता है और खुद वहां पे जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, C2H5ONA। इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम होता है इसका, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसने मुक्का मार के भगा दिया हाइड्रोजन एटम को। अब वो जो हाइड्रोजन एटम है वो रो रहा है कि मुझे भगा तो दिया, पर मैं अकेले बाहर कैसे जाऊं, मुझे तो डर लगता है, अगर कोई मुझे साथ मिल जाए तो जो है मैं दफा हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सोडियम ने बोला कि बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात, रुको अभी तुम्हें हम तुम्हारा पार्टनर ला करके देते हैं। होता यह है कि बेटा एक और सोडियम का एटम आ जाता है, और इथेनॉल से भी बोला जाता है कि तुम अपना एक और मॉलिक्यूल मंगा लो। तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स आ गए और सोडियम के 2 एटम्स आ गए। अब यहां पर भी क्या होगा बेटा, ये जो सोडियम एटम है ना, ये इथेनॉल में जो इसका अल्कोहल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, ये जाकर के सोडियम एटम इसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो ऊपर हुआ ना वही नीचे होने वाला है। ऊपर क्या हुआ था, सोडियम ने इथेनॉल के OH में से H को हटा दिया था, यहां पर भी सोडियम क्या करेगा, इथेनॉल के OH में से H को हटा देगा और खुद वहां पे जाके बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, दूसरा मॉलिक्यूल बना लेगा ना सोडियम एथॉक्साइड का। तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है मैम समझ में आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल बन गया सोडियम एथॉक्साइड का। लेकिन उससे क्या, उससे बेटा होने वाला ये है कि यहां पर एक बार फिर से क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये डिस्प्लेस हो गया ना। तो अब देखो 2 हाइड्रोजन एटम्स तुमको दिख रहे हैं जिनको धक्का मार के जो ना भगाया गया है, एक ये पुराना वाला और एक नया वाला। तो इसको क्या चाहिए था, इसको पार्टनर ही तो चाहिए था। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बेटा और क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो तुम्हारे पास ये, तुम्हें मैं बातों बातों में इसलिए ऐसे समझा रही हूँ बेटा, ताकि तुम्हें प्रोडक्ट्स याद रह जाएं। तुमसे यहां पर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इथेनॉल कि जब रिएक्शन होती है सोडियम के साथ, सोडियम क्या करता है, इथेनॉल के OH में से H को मुक्का मार के भगा देता है, खुद वहां पे जाके बैठ जाता है, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। फॉर्मूला देख लो क्या है सोडियम एथॉक्साइड का, C2H5ONA। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सोडियम एथॉक्साइड का। और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। कैसे, तो 2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं इथेनॉल के, 2 एटम्स लगते हैं सोडियम के, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे सोडियम एथॉक्साइड के, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए ही सही बोल रहा है, लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं तो हम सारे ऑप्शंस रीड करेंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है सोडियम एथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन नहीं। ऑप्शन सी और डी तो अलग ही चले गए हैं, वो बोल रहे हैं सोडियम इथेनोएट बनेगा। सोडियम इथेनोएट नहीं बनता बेटा, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेनॉन इज, बताओ इतना इतना कोई लल्लू सवाल पूछता है क्या। पूछा जा रहा है कि ब्यूटेनॉन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जाता है, ब्यूटेनॉन, नॉन, तो कीटोन पाया जाता है, ऑप्शन डी। इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा अभी हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं, जब पढ़ लेंगे तो ये सवाल तुमसे बिल्कुल इतने ही इजीली बन जाएगा जितना कि अभी बना है मुझसे। चलो आगे बढ़े मुन्नो, सेक्शन बी पर आते हैं, आ जाओ। सेक्शन ए में मुझे लग नहीं रहा कि अब हमें और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिखेंगे, नहीं दिखे। अरे 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 दिख गया दिख गया दिख गया, एक दिख गया, एक दिख गया बेटा। असर्शन रीजन तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, असर्शन रीजन में क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्या ये बात सही है, पता लगाना पड़ेगा। अच्छा पता लगाते हैं। सोडियम क्लोराइड, जब भी तुम्हें जीवन में पता करना हो कि कोई सॉल्ट कौन से एसिड कौन से बेस से बना है, तो तुम क्या करोगे, उसको उठा करके बेटा पानी में डाल दोगे। तो ये हमने डाल दिया इसको पानी में, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, अब जब ये पानी में जाएगा तो सब कुछ आयंस में टूट जाएगा। यहां से आपको मिल जाएंगे सोडियम आयंस, यहां से मिल जाएंगे क्लोराइड आयंस, यहां से मिलेगा H पॉजिटिव और यहां से मिलेगा OH नेगेटिव। अब क्या करोगे, ऑपोजिट आयंस को जोड़ दोगे। तो Na पॉजिटिव जाकर के जुड़ेगा OH नेगेटिव के साथ, बन जाएगा NaOH। ठीक है, Na पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाएगा OH नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा NaOH। अरे
सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कली मिल गया, अल्कली। बचा क्या, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जोड़ दो, क्या बन जाएगा HCl। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि ये जो नमक है अपना है कॉमन सॉल्ट NaCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, और जो नमक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है वो न्यूट्रल ही होता है। मतलब न्यूट्रल इसलिए क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट्स को कंप्लीटली नलिफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, तो बात तो सही है, असर्शन की ये वाली बात तो सही है। हाँ, दूसरी वाली बात क्या बोल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, उसके लिए भी पता लगाएंगे, पानी में डाल देंगे, तोड़ दो सब कुछ आयंस में, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऑपोजिट आयंस को जोड़ दो, KOH और HCl। अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है बेटा ये तो, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो ये असर्शन की बात तो देखो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम डी नहीं लगा सकते कि मैम असर्शन गलत है, डी लगा देते हैं, डी नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन 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 रीजन क्या है इसका, असर्शन का स्टेटमेंट तो हमने जज कर लिया कि सही है, कि हाँ दोनों क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सॉल्ट्स बने हुए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। भाई न्यूट्रल सॉल्ट्स तो वही होंगे ना जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बने, हमने भी तो यहाँ पर वही फिगर आउट किया ना बेटा। तो ये दोनों न्यूट्रल सॉल्ट्स क्यों हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। इस असर्शन का रीजन ये होना चाहिए। अब देखते हैं सवाल के रीजन में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, द pH ऑफ दीज सॉल्ट्स इज 7। हाँ सही बात है, इन सॉल्ट्स का जो pH होगा वो 7 होगा, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ हमारे असर्शन का। उसका रीजन तो तुम्हें मैंने दिया ना कि ये दोनों न्यूट्रल सॉल्ट्स क्यों हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बने। रीजन ये बोल रहा है कि इनका pH 7 है, तो हाँ pH तो 7 ही होगा, लेकिन ये एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है असर्शन को, इसलिए ऑप्शन बी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब तो आ ही जाते हैं भाई सेक्शन बी पे, हो गया क्या, हाँ सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन बी में क्या बोला जा रहा है, what is observed when an aqueous solution of sodium sulfate is added to an aqueous solution of barium chloride taken in a test tube, write a chemical equation for the reaction that occurs and name the type of chemical reaction। लो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। सोडियम, चल क्यों नहीं रहा है पेन, सोडियम सल्फेट है बेटा, सोडियम सल्फेट है, साथ में है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट एंड मतलब सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया गया है एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया गया है, और फिर तीसरी टेस्ट ट्यूब में या बीकर में दोनों को मिक्स कर दिया, तो सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन मिक्स हो गए। तो अब क्या होगा, रिएक्शन तो होगी भाई, दो रिएक्टेंट्स फिजिकल कांटेक्ट में उनका बन चुका है, तो रिएक्शन तो होगी ना। क्या क्या होगी, कैसे होगी रिएक्शन, सोडियम आयन उठ करके आ जाएगा बेरियम आयन की जगह पे, बेरियम आयन बोलेगा कि भाई तुमने मेरी जगह ली है तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, तो सोडियम आ गया बेरियम की जगह पे, बेरियम आयन आ जाएगा सोडियम आयन की जगह पे। तो बेटा जब बेरियम आ जाएगा सोडियम आयन की जगह पे, तो वो क्या करेगा, सल्फेट आयन के साथ में मिल करके क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना नहीं लेगा, क्या बना लेगा। सोडियम आ गया है बेरियम की जगह पे, तो वो क्लोराइड आयन के साथ मिलकर के क्या करेगा, NaCl बना लेगा कि नहीं बना लेगा। तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, अक्षय कुमार वाली मीम याद है कि नहीं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। उसके अलावा ये क्या बन रहा है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या पूछा था हमसे, केमिकल इक्वेशन लिख दो, लिख दी, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बोल देना डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन दोनों। और हाँ, जो इक्वेशन बनाई है बेटा कृपा करके उसको बैलेंस भी जरूर से कर देना, ठीक है, बिना बैलेंसिंग के नंबर कटते हैं। सोडियम के 2 एटम्स यहाँ है, यहाँ पर तो एक ही है, लगा दो कोफिशिएंट यहाँ पर 2, सल्फर का एक एटम ऊपर भी है, मतलब रिएक्टेंट्स में भी है प्रोडक्ट्स में भी है,
बेरियम का एक एटम यहाँ है, यहाँ पर भी है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के 4 यहाँ पर भी हैं, तो एक कोफिशिएंट लगाने से इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, तो कृपा करके इक्वेशन को बैलेंस कर देना मुन्नो, ठीक है। चलो अच्छा, इसी के ऑप्शन में दूसरा है, अगर ये ना बने, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए कि तुमसे बने ना, बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राइट द चेंज इन द कलर that occurs when crystals of ferrous sulfate are heated strongly, give chemical equation for the reaction that occurs and also name the type of reaction। बेटा फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, पहली बात तो ये कि फेरस सल्फेट क्या है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, उसके 1 फॉर्मूला यूनिट से जुड़े होते हैं 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन। ठीक है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, और कितने बार तो मैं दिखा चुकी हूँ तुमको, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं। और हाँ, ये अपनी एक्टिविटी बेस्ड बेटा PYQs की सीरीज भी चल रही है शॉर्ट्स में, एक्टिविटी के ऊपर किस तरह के PYQs बनते हैं, ये मैं शॉर्ट्स में पढ़ा रही हूँ, तो वो जाकर के जरूर से देख लिया करो, ठीक है, वहां पर भी मैंने ये कवर करवाया था। तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। जब तुम इनको गर्म करते हो तो पहले तो एक एक करके जो 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वो निकल जाते हैं, बचता है क्या, सूखा सूखा फेरस सल्फेट, यानी कि अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ये है अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है, और इसका कलर हो जाता है व्हाइट। पानी निकल गया ना बेटा, जीवन से रंग ही चला गया, व्हाइट हो गया। फर्दर इसको हम क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, तो अब ये टूटेगा, किस में टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये दोनों गैसेस बनती हैं और ये रेडिश ब्राउन पाउडर बनता है, रेडिश ब्राउन पाउडर। तो तुमसे यही पूछा गया था कि क्या क्या कलर में चेंज आएगा, तो सबसे पहले लिखना कि भैया फेरस सल्फेट क्या है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, उसके 1 फॉर्मूला यूनिट में चिपके होते हैं 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसके क्रिस्टल्स का कलर होता है ग्रीन। हीट करेंगे तो सबसे पहले वो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट आपके पास आ जाएगा जो कि होता है व्हाइट इन कलर। फर्दर और हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो बन रहा है इसका कलर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखने को बोली थी, वो भी हमने लिख दी है, कलर में क्या चेंज आएगा वो भी मैंने लिख दिया है, और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, टूट रहा है ना हीट सप्लाई करने पर, तो थर्मल डिकम्पोजिशन शॉर्ट में लिख दिया, मतलब मैंने लिखा है शॉर्ट में, तुम नहीं लिखोगे, TD पेपर में पूरा लिख के आओगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यही दिख रहा है, जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड to dilute sulfuric acid taken in a test tube. List 2 changes that are observed in this case. Write the chemical equation for the reaction. Very easy बेटा, जिंक को डाल दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, तो तुमको पता है कि वही रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आता है हाइड्रोजन के ऊपर, तो वो बोलेगा भाई मेरे सामने ये जो लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन है, इसकी क्या मजाल कि मेरे सामने कंपाउंड बना के बैठा है, ये जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, सल्फेट। भाई हाइड्रोजन को भगाया है, तो क्यों भगाया, क्योंकि उसकी जगह पे खुद आकर के बैठेगा और सल्फेट आयन के साथ मिल करके बना लेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन हो गई, केमिकल इक्वेशन लिखने को बोली थी, बैलेंस्ड है क्या, हाँ बैलेंस्ड भी है। अब क्या बोला जा रहा है, लिस्ट 2 चेंजेस, तो बेटा 2 चेंजेस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक तो गैस इवॉल्व होगी, आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिलेंगे, और दूसरी बात टेम्परेचर बढ़ जाएगा टेस्ट ट्यूब का, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है ना जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट बन रहा है, गैस बन रही है, तो बेटा इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, उस हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन कर रहे होगे ना, उसकी दीवार गर्म हो जाएगी। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस जो है ना आप यहाँ पर लिखोगे कि एक तो गैस इवॉल्व होगी, उसके बबल्स बनते हुए नजर आएंगे, और दूसरा टेस्ट ट्यूब की वॉल्स गर्म हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, तुम नहीं भी बोलोगे तो भी मैं आगे बढ़ूंगी बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और तो नहीं है सेक्शन बी में केमिस्ट्री का, प्लेन मिरर नहीं पढ़ाऊंगी, ब्लड नहीं पढ़ाऊंगी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं पढ़ाऊंगी, सेक्शन सी पढ़ा दूंगी।
सेक्शन सी में पहला ही सवाल केमिस्ट्री का आ चुका है। अच्छा, इस बार तो तुम्हारे केवल 3 ही सेक्शन होंगे, ए बी सी, है ना। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या बोल रही हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो पिछले सालों बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके का पेपर आया है हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें तुमको तीन नहीं 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ई, बड़ा इस बार तो 3 ही रहेंगे ना। चलो, सेक्शन सी में क्या बोला जा रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड and anode. Why is the volume of the two gases not same? What would happen if dilute HCl is not added to the water? देखो बेटा, पानी का ये वाली भी बेटा आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, उसके ऊपर देख लो तुम खुद ही देख लो। इस एक्टिविटी के ऊपर ना मतलब बनता ही बनता है बोर्ड एग्जाम में सवाल, तो इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो पानी में, अरे चलता क्यों नहीं है भाई, पानी में क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हैं। पानी में इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हैं तो वो टूट जाएगा, जाहिर सी बात है, और हमें मिल जाएंगी वही दोनों गैसेस जो कि मिल करके बनाती हैं पानी को, मतलब कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि पहला, अच्छा इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है तो एक एक पार्ट जो है सवाल का वो कैरी कर रहा है 1 मार्क। तो पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि जो गैसेस बनेंगी वो कौन सी बनेगी, मतलब कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी, एनोड पर कौन सी गैस बनेगी। तो ये चीज मैं तुम लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। इसे याद रखने का तरीका बहुत आसान है बेटा, कि जब भी तुम पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड लिखो, ठीक है, तो एनोड के ओ को बड़ा बना दो। जब भी एनोड लिखो तो उसके ओ को बड़ा बना दो, ताकि तुम्हें याद रहे कि इसका ओ कैसा है, बड़ा है, और O फॉर क्या है, ऑक्सीजन। तो यानी कि एनोड पर तुम्हें क्या मिलेगी बेटा, एनोड पर तुम्हें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। अब अगर एनोड पर ऑक्सीजन मिल रही है तो जाहिर सी बात है कैथोड पर क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस ही तो मिलेगी ना भाई। एक मिल गई एनोड पर तो दूसरी कहाँ मिलेगी, कैथोड पे ही ना मिलेगी, ठीक है। तो एनोड के O को बड़ा बनाओ ताकि तुम्हें याद रहे कि O फॉर ऑक्सीजन, तो एनोड पर ऑक्सीजन ही मिलने वाली है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगी, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ द टू गैसेस नॉट सेम। जब पानी टूटता है बेटा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस तो बनती हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसका वॉल्यूम डबल होता है ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम से। और इसके पीछे रीजन ये है कि जब गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रहती हैं ना, तो उनकी क्या वॉल्यूम बन रही है। तुम्हें आवाज बेटा खड़खड़ तो नहीं हो रही इतनी देर से, मेरा माइक पता नहीं कहाँ ही जा रहा है। अरे 1 मिनट, हाँ, गिव मी अ सेकेंड। तो जब गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रहती है ना, तो उनकी कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करता है कि उनके कितने मोल्स बने हैं रिएक्शन के दौरान। और अगर आप पता करना चाहते हो यहाँ पर कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस के कितने मोल्स बने हैं, तो इसके लिए आपको अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं लेफ्ट साइड में, राइट में भी 2 ही हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है, लेकिन राइट में तो 2 हैं, तो मतलब लेफ्ट में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कोफिशिएंट, कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो देखो अब लेफ्ट साइड में भी हो गए ऑक्सीजन के 2 एटम्स, लेकिन अब लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, है ना। 2 × 2 4 एटम्स हो गए हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए बेटा, लेकिन राइट में तो 2 ही हैं। तो अब यहाँ भी कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। लो लगा देते हैं, लो भाई, लो लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है, इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखो, क्या समझ में आ रहा है। जब पानी के 2 मोल्स टूटेंगे तो हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स बनेंगे, और ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब केमिस्ट्री में अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर 1 है। तो जब पानी के 2 मोल्स टूटते हैं तो हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स बनते हैं
और ऑक्सीजन गैस का एक ही मोल बनता है। और मैंने क्या बोला, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैसेस जब रहती हैं तो उनकी कितनी वॉल्यूम बन रही है वो डिपेंड करता है कि उनके कितने मोल्स बन रहे हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन गैस का एक ही मोल बन रहा है, तो इन गैसेस के मोल्स का रेशो कितना आ जाएगा, 2:1। तो इनकी वॉल्यूम्स का भी रेशो कितना आ जाएगा, 2:1 ही आएगा बेटा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो गैसेस की जो वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं आ रही है, हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम डबल हो रही है ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम से। नेक्स्ट, What would happen if dilute HCl is not added to the water? जब भी हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डाल ही देते हैं। उसका रीजन ये है कि हम पानी को तोड़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके, मतलब हम पानी में करंट पास करवा रहे हैं ताकि पानी टूटे, उसका डिकम्पोजिशन हो। और अच्छे से डिकम्पोजिशन बेटा पानी का तभी हो पाएगा ना जब उसमें अच्छे से करंट दौड़ेगा। और अच्छे से करंट दौड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्री आयंस चाहिए होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते हैं। तो हमें पता है कि जब कोई एसिड पानी में जाता है तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, वो आयंस फर्निश करता है। तो जब हम पानी में HCl या सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डालेंगे तो वो आयंस में टूट जाएंगे, वो आयंस फर्निश करेंगे। वही आयंस क्या करेंगे बेटा, फ्लो करेंगे। अगर आयंस फ्लो कर गए तो पानी में अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और पानी में अगर अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो पानी अच्छे से टूटेगा। तो टू मेक वाटर मोर कंडक्टिंग, ठीक है, यहां पर ये कीवर्ड हो जाएगा टू मेक वाटर मोर कंडक्टिंग, हम क्या करते हैं, पानी में HCl या सल्फ्यूरिक एसिड जो भी एसिड है उसकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, सवाल ये है कि अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा। सवाल बेटा देखो वही वाली बात है, डालने से क्या हो रहा है, पानी कंडक्टिंग बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है अच्छी तरीके से फ्लो कर पाएगा। और अगर नहीं डाला आपने एसिड पानी में तो आयंस नहीं रहेंगे, है ना, फ्री आयंस नहीं रहेंगे ज़्यादा पानी में, तो उतने अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह पाएगा, प्रोबेबली पानी ठीक से डिकम्पोज हो भी ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसी का बेटा सेकेंड पार्ट भी है, बी पार्ट भी है। तो ए नहीं बनेगा तो बी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए ना बने, ए बनना चाहिए। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम बी करना चाहते हो, ए करना चाहते हो, लेकिन बनना सब चाहिए है। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को। ओके, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब ये तो एकदम बच्चे वाला सवाल हो गया। तुम्हें ये भी बताया गया है कि जब रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो फिर तो क्या ही है, आ जाओ। सोडियम की रिएक्शन हो रही है, अरे हाँ, सोडियम की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, पानी के साथ, तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अब देखो लेफ्ट साइड में, मतलब अब मैंने जगह नहीं तो ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया, तुम्हें तो बेटा ऐसे ही लिखना है, एक लाइन में ही लिखना है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, हर चीज में बेटा मैम की कॉपी मत किया करो। चलो देखो, लेफ्ट साइड में सोडियम के कितने एटम्स हैं, लेफ्ट साइड में सोडियम का एक ही एटम है, राइट में भी एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में देखो ऑक्सीजन का एक ही एटम है, राइट में भी एक ही है, बहुत बढ़िया। लेफ्ट साइड में देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन राइट में तो 3 हो गए ना, एक ये +2, 3 हो गए। तो मतलब लेफ्ट में हाइड्रोजन एटम्स की बेटा कमी है, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन एटम्स की कमी है। तो कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट लगा देंगे। आ जाओ कोफिशिएंट लगा देते हैं, 2H2O कर देते हैं। पहले कुछ नहीं था, 1 था, उसको हटा करके 2 लगा दिया। अब देखो लेफ्ट में क्या हुआ है, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो कितने हो गए, 2 2 जा 4, ऊपर और नीचे वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 2 2 जा 4 हो गए। लेकिन राइट में तो अब कम हो गए पहले राइट में 3 थे, लेफ्ट में 2 थे, कोफिशिएंट लगाया तो अब लेफ्ट में क्या हुआ है, लेफ्ट में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए हैं। लेकिन राइट में तो अब 3 ही रह गए, अब राइट में कमी हो गई है, राइट में कमी हो गई है यार। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे बेटा, अब राइट में कोफिशिएंट लगाएंगे, बट कहां लगाएं, यहां लगाएं या यहां लगाएं। आप बोलोगे कि मैम यहां लगा दो ना, नहीं यहां नहीं लगाऊंगी मैं, पता है क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट साइड में मैंने कोफिशिएंट लगाया हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए, तो बेटा ऑक्सीजन के भी तो एटम्स का नंबर बढ़ गया ना।
तो इसलिए अब मुझे उसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट में यहां लगाऊंगी। अब देखो कितने एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के राइट साइड में, 2 और ये 2 मतलब 4। लेफ्ट में पहले ही 4 हो गए थे, राइट में भी 4 हो गए। ऑक्सीजन के देखो लेफ्ट में 2 एटम्स हो गए थे, अब यहाँ कोफिशिएंट लगाए तो देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 एटम्स हो गए। लेकिन सोडियम अभी भी गड़बड़ चल रहा है बेटा, लेफ्ट में सोडियम का एक ही एटम है लेकिन राइट में 2 हो गए हैं, तो लेफ्ट में भी क्या करेंगे कोफिशिएंट लगा देंगे। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई, 2Na + 2H2O विच गिव्स 2NaOH एंड हाइड्रोजन। ठीक है, चल नेक्स्ट। लेड नाइट्रेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लेड नाइट्रेट सबको पता है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन ही है ये। लेड ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी शॉर्ट्स में याद करने के लिए, है ना, वही जो शॉर्ट एक्टिविटी बेस्ड PYQs की जो सीरीज चल रही है वहां पर इसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया तो वो रोया, मिला येलो कलर का गिफ्ट, निकला भूरा धुआं और हवा भी निकल गई। हवा मतलब ऑक्सीजन निकल गई, भूरा धुआं मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, और मिला येलो गिफ्ट यानी कि लेड ऑक्साइड विच इज अ येलो प्रेसिपिटेट। चलो हाँ, अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लेड का एक एटम यहाँ पर भी एक ही है। नाइट्रोजन की देखो बेटा यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट हमने लगा दिया कितना 2। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर भी 2 मतलब लेफ्ट में भी 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 हो गए। लेकिन उसको बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। क्यों? अब देखो लेफ्ट में ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, 3 2 6। राइट में देखो कितने हैं, 2 2 4 + 2 6 7। यहाँ पर 7 एटम्स हो रहे हैं बेटा, ऊपर मतलब लेफ्ट में 6 हो रहे हैं, यहाँ पर 7 हो रहे हैं, तो यहाँ पर कमी है। कमी को पूरा करने के लिए काम करते हैं, कोफिशिएंट लगाते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया कोफिशिएंट कितना 2। अब देखो कितने एटम्स हो गए हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में, 3 2 6 है ना, 3 2 6 × 2 12 एटम्स हो गए। बाप रे कुछ ज्यादा बढ़ गए। तो अब 12 बेटा ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ भी होने चाहिए, यहाँ भी होने चाहिए। कैसे करें, यहाँ लगा दे कोफिशिएंट, यहाँ लगा दें। आप बोलोगे मैम यहाँ क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए जब मैंने लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट लगाया तो लेड के एटम्स का भी तो नंबर बढ़ गया ना, 2 हो गए। देखो लेड की देखो 2 एटम्स हो गए हैं लेफ्ट साइड में, राइट में तो अभी भी एक ही है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी कोफिशिएंट 2, तो राइट साइड में भी लेड के 2 एटम्स हो जाएंगे। ऑल राइट, लेकिन यहां पर जब मैंने ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए कोफिशिएंट लगाया ना बेटा, तो लेड के तो एटम्स बढ़ गए, नाइट्रोजन के भी तो देखो बढ़ गए ना। कितने हो गए आप लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन के एटम्स, 2 × 2 4 एटम्स हो गए। लेकिन राइट में तो अभी भी कितने हैं, 2 ही हैं, तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा और इसकी जगह लगाना पड़ेगा 4 कोफिशिएंट। तो अब राइट में भी हो गए नाइट्रोजन के 4 एटम्स। अब काउंट करते हैं ऑक्सीजन के। लेफ्ट में तो 12 है, यहाँ पर हो रहे हैं क्या 12, 2 4 2 8 + 2 10 और +2 12। ओके, इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, चलो लास्ट, नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कंबाइन हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ, क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर तो एक ही है, कोफिशिएंट लगेगा 2। अब राइट में देखो कितने एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के, 3 2 6, यहाँ पर तो 2 ही है, तो कोफिशिएंट लगा दो 3, तो लेफ्ट में भी हो जाएंगे 6 एटम्स। तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 6 एटम्स, इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है कि नहीं? चलो आगे बढ़े, अगले सवाल पर आते हैं बेटा। अगला सवाल यही दिख रहा है मुझे, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन क्लोर-अल्कली प्रोसेस, मेंशनिंग द इलेक्ट्रोड्स वेयर दे आर ऑब्टेन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच प्रोडक्ट। देखो क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक हो गया अपना कैथोड, एक हो गया एनोड। कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उसके ऊपर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उसके ऊपर होता है ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बीकर में क्या लेंगे, ब्राइन लेंगे। ब्राइन मतलब कि सोडियम क्लोराइड और पानी, अरे नमक को पानी में डाल दो बेटा ब्राइन बन जाएगा। ठीक है, वही लेंगे बीकर में। फिर क्या करेंगे,
इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो ये सब कुछ अपने आयंस में टूटेगा, सब कुछ आयंस में टूटेगा। क्या बनेगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। फिर क्या करेंगे? ऑपोजिट आयंस को जोड़ देंगे, ऑपोजिट आयंस को जोड़ देंगे। Na पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाएगा OH नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा? NaOH। Na पॉजिटिव जाके जुड़ेगा OH नेगेटिव के साथ, ऑपोजिट आयंस बेटा अट्रैक्ट कर जाएंगे ना, तो Na पॉजिटिव जाके जुड़ेगा OH नेगेटिव के साथ, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आ गया अपना प्रोडक्ट, आ गया जिसके लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे थे। अब देखो जो H पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये अट्रैक्ट होकर के कहाँ जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड के पास। यहाँ पे जाकर के ये क्या करेंगे? क्योंकि H पॉजिटिव आयन है, कैथोड पर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज है, तो हर एक H पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाकर के एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बना करके क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी? कैथोड पर मिलेगी। फिर बात आई क्लोराइड आयंस की। नेगेटिव आयंस हैं, अट्रैक्ट होकर के जाएंगे एनोड के पास और वहां पर जाकर के ये सारे जो आयंस हैं बेटा, ये क्या करेंगे? ऊपर बता रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे। हर एक क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर के जो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है वो वापस से लूज कर देगा, तो क्लोरीन एटम्स बनते जाएंगे। यही क्लोरीन एटम्स आपस में जुड़ेंगे और बना लेंगे क्लोरीन गैस। तो एनोड पर आपको मिल जाएगी क्लोरीन गैस। तो कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन। ठीक है, और यहां पर आपको नीचे मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, अब इनके यूजेस भी पूछे गए हैं आपसे, एक एक यूज ही पूछा है बेटा। तो क्लोरीन, वो जो आपकी एनसीईआरटी का जो पिक्चर है ना, उसमें जो यूजेस दिए हुए हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के, बस आपने वही याद करने हैं। ठीक है, तो क्लोरीन गैस का अपन इस्तेमाल करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, पानी वगैरह को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं अपन अमोनिया बनाने के लिए या फ्यूल के तौर पे। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका इस्तेमाल होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। तो तीनों के एक एक यूज भी हमने बता दिए हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पेज पे? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ओके, अब इससे पहले कि हम सेक्शन डी पर पहुंचे, एक जरूरी बात मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ बेटा, क्योंकि दिवाली का मौका अभी मतलब चल ही रहा है। मैं ये तो नहीं, जैसे कि अभी तुम अभी दिवाली मोड में हो कि नहीं हो, है उसी जोन में हो कि दिवाली दिवाली दिवाली, तो वही दिवाली बेटा तुम्हारे लिए हम भी लेकर के आए हैं। कैसे लेकर के आए हैं? इस तरीके से लेकर के आए हैं। ऑफर चल रहा है अभी उड़ान प्रो और उड़ान बैच पर, और ये ऑफर इस तरीके का है कि तुम्हें इससे कम प्राइस पर तुम्हें कहीं भी कोई भी बैच नहीं मिलने वाला है। बिगेस्ट एवर लोवेस्ट मतलब प्राइस चल रहा है अभी दोनों बैचेस पर। आपको उड़ान बैच मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 699 रुपीज में, और उड़ान प्रो बैच मिल रहा है आपको 999 में। बस करना क्या है, आपको मेरा कोड लगा देना है विभू K10, और जहां ये कोड लगा करके जो है ना बैच परचेज करोगे, फिर तो तुम्हारे बल्ले बल्ले ही हैं यार। इन दोनों ही बैचेस में हम तुम्हें प्रो बना देंगे साइंस में, क्लास 10 साइंस में। सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही बेटा, साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में तुम्हें फिर अपने एग्जाम्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। अपने मुंह से ज्यादा तारीफ खुद की नहीं करनी चाहिए, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी। बस इतना बोलूंगी कि अगर तुमने इन दोनों बैच में से कोई भी एक बैच ले लिया ना, स्पेशली ये प्रो वाला, क्योंकि इसमें तुम्हें सैम्पल पेपर भी मिलने वाले हैं, तो तुम्हें फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, तुम्हारे टेस्ट लेने की जिम्मेदारी हमारी होगी, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। उसके अलावा सेकेंड ऑफर ये है अड्डा अश्योर्ड रिजल्ट। वो सारे बच्चे जो उड़ान प्रो या उड़ान बैच लेंगे, अगर, वैसे तो ऐसा होने नहीं वाला है, अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे 80% से कम परसेंट बने हैं फाइनल एग्जाम में,
तो जितने में तुमने बैच परचेज किया था ना बेटा, वो पूरा का पूरा पैसा हम तुम्हें वापस लौटा देंगे। वैसे तो ये नौबत नहीं आएगी, लेकिन तुमसे हमारा वादा है, ये गारंटी हम तुम्हें इस बात की दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा 80% से कम बना तो जितने पैसों में बैच लिया था वो वापस कर देंगे पूरे के पूरे। और वो बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम में 95% से ज्यादा बनेंगे, उनको जितने परसेंट बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ना, उतने परसेंट की उनकी फी वापस मिल जाएगी। जैसे मान लो कि तुम्हारे 96% बने और तुमने ये उड़ान प्रो बैच लिया हुआ था, तो इस उड़ान प्रो बैच का जो 96% अमाउंट होगा ना बेटा, वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो मतलब ये कितनी बढ़िया बात है कि तुम तैयारी के लिए बैच खरीद रहे हो, पढ़ाई करोगे, बचे हुए महीनों में एग्जाम दोगे, और एग्जाम देने के बाद जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो तुम्हें बैच के पैसे वापस मिल जाएंगे। यार इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी भी तुम्हारे पास ये ऑफर्स हैं, इन्हें अगर तुमने अभी तक अवेल नहीं किया है तो तुम गलत कर रहे हो बेटा। अभी के अभी जाकर के इन ऑफर्स को तुम अवेल करो, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने सैंपल पेपर, नहीं इसके ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, PYQ पेपर के ऊपर। Okay, now it's time for section D. Give reason why carbon can neither form C4 positive cations nor C4 negative anions but forms covalent bonds. आयंस नहीं बना सकता कार्बन, ना C4 पॉजिटिव ना C4 नेगेटिव, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो बेटा, कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितना होता है? पहली बात तो एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है 2,4, है ना। कितना बनता है? 2,4। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट रूल बोलता है कि भैया आउटर मोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके स्टेबिलिटी मिलेगी, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिलेगा। लेकिन इसके पास तो 4 है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले आए कहीं और से, या फिर चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, जैसे कि मेटल एटम्स करते हैं। तो मान लो कि अगर ये मेटल एटम्स को कॉपी करके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कोशिश करेगा ना बेटा, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में जो एनर्जी लगेगी ना, वो एनर्जी इस पे है नहीं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में जो एनर्जी लगेगी वो इसके पास नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इसके पास C4 पॉजिटिव आयन बनाने का, कैटायन बनाने का ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि इसके पास एनर्जी है ही नहीं उतनी। अगर ये सेकंड ऑप्शन पे जाए कि चलो मैं क्या करता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले आता हूँ अपने आउटर मोस्ट शेल में रख लेता हूँ, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, तो इसमें जो कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस होगा ना बेटा, वो मना कर देगा। वो बोलेगा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। न्यूक्लियस बोलेगा कार्बन एटम का कि मेरे अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो मैं 6 प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही पकड़ के रख सकता हूं। अगर तुम एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ जाओगे ना, तो उन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, ये काम मत करना। तो अनफॉर्चुनेटली इसके पास C4 नेगेटिव आयन बनाने का भी ऑप्शन नहीं, तो ना ये कैटायन बना सकता है ना ये एनायन बना सकता है। लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है, तो इसलिए क्या करेगा, अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेगा दूसरे एटम्स के साथ, ताकि इसका ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट। और इसीलिए हमेशा ये क्या करता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड्स ही या कंपाउंड्स ही बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 consecutive members of homologous series of aldehyde। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन सारे कंपाउंड्स को हम उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, और वो जो सीक्वेंस बनता है उन कंपाउंड्स का, उसी को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, अगर तुमने स्कूल में पढ़ रखा है होमोलोगस सीरीज तो तुम मेरी बात से रिलेट कर पा रही होंगी, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, बहुत ही जल्द हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। होमोलोगस सीरीज में आपको पढ़ाने ही वाली हूँ। लास्ट क्लास में अपन ने फंक्शनल ग्रुप्स तो पढ़ ही लिए थे, बस अब नेक्स्ट क्या है, उनको अच्छे से पढ़ करके होमोलोगस सीरीज पढ़ना। तो होमोलोगस सीरीज में हम क्या करेंगे बेटा, वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम अरेंज कर देंगे एक सीक्वेंस में, लेकिन रैंडमली अरेंज नहीं करेंगे, उनको उनके इंक्रीजिंग मास के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिथनॉल है, इथेनॉल है,
प्रोपेनॉल है, ठीक है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है। तो ये सारे आपके पास देखो एल्कोहल्स हैं बेटा, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सारे आपके पास क्या है, एल्कोहल्स हैं। तो इन सारे एल्कोहल्स को हमने क्या करा, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, एक इनकी क्या बोलते हैं, एक चेन बना दी। क्यों? क्योंकि इनके पास सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज अल्कोहल। तो इनका हमने अलग से ग्रुप बना दिया और फिर इस ग्रुप में हम इनको अरेंज भी कर रहे हैं। कैसे? इनके मासेस के, इंक्रीजिंग मासेस के सीक्वेंस में। देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूल का उतना ही ज्यादा मास होता है। जो ऊपर है अपना मीथेनॉल, इसमें देखो कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम है, मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 4 5 6 एटम्स हैं, ठीक है। नीचे देखो इथेनॉल, इसमें कितने एटम्स हैं इसके एक मॉलिक्यूल में, 5 7 8 9। इसमें कितने हैं, 10 12। इसमें कितने हैं, 10 14 15। इसमें कितने हैं, 16 17 18। तो जितने ज्यादा एटम्स उनका मास, उस मॉलिक्यूल का मास उतना ज्यादा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके इंक्रीजिंग मासेस के सीक्वेंस में इनको अरेंज करते जाते हैं और इसी को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इसमें पूछा गया है कि अल्डिहाइड्स जो होते हैं उनकी होमोलोगस सीरीज है, तो उनके उस होमोलोगस सीरीज के किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मेंबर के यहाँ पर आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। तो एक लिख दो इथेनल और एक लिख दो प्रोपेनल। ये मीथेनल भी होता है, HCHO, वो भी लिख सकते हो, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। या तो ये दोनों लिख दो या ये दोनों लिख दो, खत्म। नेक्स्ट पार्ट, राइट द नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बेंजीन में बेटा कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, ठीक है, और 6 कार्बन एटम्स क्या करते हैं, एक रिंग बना लेते हैं लाइक दिस। बेंजीन में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं और आपस में वो ऐसी रिंग बना लेते हैं, और हर एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है। हर एक कार्बन एटम एक ही हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है। तो आप बोलोगे कि मैम वैसे तो कार्बन को 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये जो बेंजीन है इसमें तो एक कार्बन एटम ने केवल 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। देखो, इस कार्बन ने एक बनाया है हाइड्रोजन के साथ और 2 बनाए हैं कार्बन के साथ, मतलब हर एक कार्बन को एक एक बॉन्ड और बनाना है। कैसे बनेगा? तो 2 जो पड़ोसी वाले कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो आपस में बेटा डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट पैटर्न में आपको बेंजीन में डबल और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, 1 2 3, और 3 डबल बॉन्ड हो गए। यही पूछा गया था तो बता दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, इसी के ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। वही वाली बात है कि वैसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर तुमसे नहीं बने तो तुम क्या करोगे, ऑप्शन बी लगा, मतलब ये वाला करोगे। राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। तो बेटा यहाँ पर एक्चुअली इथेनॉल की बात की जा रही है। इस 10th में ना आप कार्बन के केवल 2 ही कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ते हो, एक इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉल की बात की जा रही है और अब उसी इथेनॉल की यहाँ पर रिएक्शंस करवाई जा रही है। किस किस के साथ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सबसे पहले तो देखो बेटा, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब ये पानी निकाल लेता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इथेनॉल है। मैं इसका स्ट्रक्चर ही आपके सामने ड्रॉ कर देती हूँ। और ये है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इथेनॉल में से पानी निकालेगा। पानी मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम। तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन के एटम्स और ये हो गया एक ऑक्सीजन का एटम। ये पूरा बाहर निकलने वाला है बेटा, तो पानी मिल जाएगा। अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, 2 कार्बन के एटम्स बचेंगे और हाइड्रोजन के देखो 4 एटम्स बचेंगे।
तो कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 4 एटम्स आपस में अरेंज कैसे हो जाएंगे, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। मतलब ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल से इथीन बन जाएगा। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन हो रही है इथेनॉइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। अब इथेनॉल है और इसकी रिएक्शन हो रही है इथेनॉइक एसिड के साथ, मतलब कि CH3COOH के साथ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा वही वाली बात है, अब 2 मॉलिक्यूल से क्या करेगा, ये मिलकर के पानी निकालेगा। कैसे? जनरली एसिड से आपको क्या मिलता है, मतलब एसिड से जनरली क्या, एसिड से आपको H पॉजिटिव आयन ही मिलता है, लेकिन यहां से क्या होगा, OH निकलेगा एसिड से, और जो इथेनॉल है वहां से H निकल जाएगा। तो OH यहां से निकला, H यहां से निकला, क्या बन गया, पानी बन गया। अब जो बचा है उसको आपस में जोड़ दो, क्या बचा है, CH3CO और यहाँ बचा है OC2H5। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3COO C2H5। इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट, और ये क्या है, एक एस्टर है, ये एक एस्टर है। ठीक है, चिंता नहीं करना है, जब इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे तो वहां पर समझा दूंगी। अभी के लिए मैं बस बता रही हूँ कि क्या क्या होता है। मेन तुम्हें याद रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जहां डालोगे वहां से पानी निकाल लेगा। इथेनॉल में डालोगे तो उससे पानी निकाल लेगा, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के मिक्सचर में डालोगे तो वहां से पानी निकाल लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिएक्शन हो रही है सोडियम, तो ये तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। इथेनॉल की जब रिएक्शन होगी, ठीक है, सोडियम के साथ, तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इथेनॉल को क्या करेगा, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा और बन जाएगा इथेनोइक एसिड, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, चलो हो गया, नेम प्रोडक्ट हो गया, रिएक्शन भी हो गई। चलिए अब सेक्शन डी हो गया अपना बेटा कंप्लीट। लास्ट हम बात करते हैं अपने सेक्शन ई के ऊपर। ई तुम लोगों को होमवर्क में दे दूं क्या? नहीं, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। ओके, नेम द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक एनोड एंड कैथोड इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर by the process. Name the salt of copper used as an electrolyte in this process. What happens when a steady current is passed through the electrolyte? Name the part of the electrolytic cell where pure copper is obtained and impurities settle. मतलब कॉपर की बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बताई जा रही है, पूछी जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक लेते हैं कैथोड, एक लेते हैं एनोड। ठीक है, कैथोड के लिए हम क्या करते हैं, प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, प्योर कॉपर की थिन स्ट्रिप लेते हैं, और एनोड के तौर पे, मतलब ये कैथोड हो गया, और एनोड के तौर पे क्या लेते हैं, एनोड के तौर पर इम्प्योर कॉपर की थिक रॉड ले लेते हैं, थिक रॉड या ब्लॉक भी ले सकते हो। तो पतली सी कॉपर की स्ट्रिप ले ली आपने, वो बन गया क्या, कैथोड। और इम्प्योर कॉपर जिसको आप साफ करना चाह रहे हो, उसी इम्प्योर कॉपर की मोटी सी रॉड ले लेते हैं, वो क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है। अब जब करंट पास होगा तो ये टूटेगा, कॉपर आयंस बनेंगे। ये कॉपर आयंस कहाँ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयंस है तो अट्रैक्ट होकर के जाएंगे कैथोड के पास। वहां पर जाकर के जो कॉपर आयंस हैं, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस से गेन करके क्या बन जाएंगे, कॉपर एटम्स बन जाएंगे, और फिर यही कॉपर एटम्स कैथोड पर इकट्ठा होने लग जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सोल्यूशन में से कॉपर आयंस गायब हो जाएंगे। तो इन कॉपर आयंस की कमी को पूरा करने के लिए एनोड पर जो इम्प्योर कॉपर है, मतलब एनोड पर जो कॉपर है, वो कॉपर के एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बनते जाएंगे, कॉपर आयंस बनते जाएंगे, और फिर वो कॉपर आयंस निकल करके कहाँ आएंगे, एनोड से सोल्यूशन में आएंगे, फिर वहां से कहाँ जाएंगे, दोबारा कैथोड के पास जाएंगे, तो कैथोड पर इकट्ठा होता जाएगा। मतलब एनोड से कॉपर एटम निकलता जाएगा, आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा, वो आयंस आएंगे सोल्यूशन में, और फिर वहां से कैथोड पर जाएंगे, और वहां पर जाकर के कॉपर इकट्ठा होता जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैथोड मोटा हो जाएगा, एनोड पतला हो जाएगा, कैथोड पर आपको कॉपर मिल जाएगा, और एनोड के नीचे क्या मिल जाएगी, इम्प्योरिटीज, जिसको अपन बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, चलो
तो ये सारी बातें हमने कर ली, जो भी चीज़ें पूछी गई थी यहाँ पर। इसका सेकंड पार्ट क्या है? अच्छा, सी जो पार्ट है उसका सेकंड ऑप्शन में क्या है? हाउ इज कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम इट सल्फाइड और, राइट केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सल्फाइड और को बेटा सबसे पहले तो देखो, कॉपर की सल्फाइड और है, कॉपर ग्लांस इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको अपन स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको अपन स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है? कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि सल्फाइड हो रहा है ना, मतलब रोस्टिंग कर रहे हैं बेटा, रोस्टिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको अपन स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं ताकि हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाए, कॉपर ऑक्साइड मिल जाए। फिर क्या करेंगे, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है, तो सिंपल हीटिंग से ही क्या होगा बेटा, ये टूट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड, सिंपल हीटिंग करेंगे तो क्या होगा बेटा, कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अलग निकल जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी थी आज के सेशन की कहानी। होपफुली तुमने इस सेशन को देखने के बाद, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद तुम्हारा दोबारा से जो है पढ़ाई करने का मन करने लग गया होगा। अगर करने लग गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि प्री बोर्ड्स आ रही हैं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही बेटा, अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।